मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने गद्य 15 में देखा था कि दाजू कहकर जब जगदीश बाबू को मदन पुकारता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। जब भी वह काफ़ी में आते हैं और सभी ग्राहकों के सामने दाजू दाजू कहकर अपनापन लगने पर वह उसे पुकारता है तो जगदीश बाबू को जैसे उनकी प्रतिष्ठा कम हो सबके सामने ऐसा लगता है। इसलिए एक दिन जगदीश बाबू उसे कहते हैं कि ये क्या सारा दिन दाजू दाजू करते रहते हो, ऐसा कहकर उसे ठेस पहुंचाते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जगदीश बाबू काफ़ी में आए और उन्होंने वहाँ पर आकर मदन से अपना परिचय करवाया और कहा कि तुम कौन सी पहाड़ी से हो, तो उसने बताया कि मैं अल्मोड़ा पहाड़ी से हूँ। जगदीश बाबू भी वहाँ के ही थे, इसलिए दोनों में थोड़ी कुछ मैत्री होती रही। और हम आज आगे देखेंगे। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया कि शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था कि उसे आज तक पता नहीं था कि देश किसे कहते हैं, प्रदेश किसे कहते हैं, गांव कौन सा है। लेकिन आज जगदीश बाबू के इस प्रश्न ने उसके हृदय में, उसके दिल में एक देश और प्रदेश और गांव के बारे में जो भेद है वह खड़ा कर दिया था। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही। जगदीश बाबू ने कहा कि तुम यदि अल्मोड़ा के हो फिर तुम्हारे गांव का तो कुछ नाम होगा ही। तो डांडियो लागो वह सकुचाता हुआ सा बोला, उसे कुछ पता नहीं चला, फिर भी वह संकोच से बोला कि जगदीश बाबू के चेहरे पर स्फूर्ति हुए एक अकेलापन की स्याही दूर हो गई। और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। वह जगदीश बाबू के लिए चाय लेकर आया था ट्रे में। तो ट्रे लेकर जब आया था तो जगदीश बाबू ने बताया कि तुम हमारे गांव के निकटवर्ती गांव के ही हो। तो यह सुनकर जैसे उसे अपने गांव की, अपने माता पिता की, अपने परिवारजनों की उसे फिर से याद आ गई और उसके हाथों में जो ट्रे थी वह अभी गिर पड़ेगी, इस तरह वह ध्रुजने लगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सका। वह कुछ कहना चाहता था पर बोल नहीं सका। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा था, जैसे वह अपने गांव में हो, अपने परिवारजनों के साथ हो, अपनी बहन और भाई के साथ हो, ऐसा उसे महसूस होने लगा। और फिर से वह अतीत में चला गया। अतीत, गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा यानी कि माँ, बाबा, दीदी, भूली, छोटी बहन, दाजू यानी कि बड़ा भाई, ये सब उसे एक एक करके याद आने लगी। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी। जगदीश बाबू के रूप में वह किसे देख रहा था वह उसे पता नहीं चला। ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी नहीं, भूली वो भी नहीं, तो दाजू, हाँ दाजू कहना उसे उचित रहेगा। तो इस तरह मदन को लगा कि मैं इस जगदीश बाबू के रूप में अपने किस स्वजन की स्मृति को पहचान। तो उसने लगा कि बड़ा भाई, दाजू यानी कि बड़ा भाई, तो मैं उन्हें बड़े भाई के रूप में देखता हूँ। तो आज से मैं उन्हें बड़ा भाई यानी कि दाजू कहकर पुकारूंगा। 2-4 दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच अजनबीपन की जो खाई थी वह दूर हो गई और टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता। जब भी जगदीश बाबू काफ़े में आते तब मदन तुरंत ही उनके पास दौड़ा चला आता, फिर दाजू दाजू कहकर उन्हें प्रेम से बुलाता और कहता, दाजू जय हिंद, दाजू आज तो ठंड बहुत है, दाजू कहाँ हो कि हिम पड़ेगा, दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाया था। तभी किसी और से माँ की आवाज़ पड़ती और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। दाजू के साथ यानी कि जगदीश बाबू के साथ बातें करता रहता और कोई और ग्राहक काफ़े में आए और उसे पुकारे तो वहां भी वह दौड़ा चला जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से भी पूछता कि दाजू कोई चीज़। ऑर्डर लेता दूसरे ग्राहकों का और फिर जगदीश बाबू को भी पूछता कि आपको भी कुछ चाहिए, यदि चाहते तो मैं ले आऊँ, पानी लाओ।
लाया दाजू शब्दों को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। जिस तरह कई दिनों से अपना बेटा दूर चला गया हो और फिर कभी मिले तो माँ जिस तरह उस पर प्यार बरसाती है, उसी तरह दाजू यानी कि जगदीश बाबू के आने पर मदन भी उसी तरह उन पर प्रेम बरसाता रहता था, उन्हें प्रेम से बुलाता रहता था। पानी कोई भी चीज़ जगदीश बाबू को चाहिए तो वह तुरंत ले आता था। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकी पद दूर हो गया। जगदीश बाबू भी अपने परिवारजनों से यहाँ दूर आए थे। अपने भी पहाड़ी प्रदेश के इस लड़के को देखकर उनका अकेलापन भी दूर हो गया और दोनों में मैत्री सी हो गई। अब उन्हें चौक काफ़े नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा, परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता था। मदन के साथ उन्हें अच्छा लगता था, पर बार बार दाजू दाजू कहकर सबके सामने जो पुकारता रहता था वह उन्हें अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं इतना पढ़ा लिखा अमीर व्यक्ति और ये छोटे से गांव का अनपढ़ लड़का मेरे साथ इस तरह अपनेपन से व्यवहार करे और लोग देखे, वह उनको जैसे अच्छा नहीं लगा। फिर उन्होंने मदन जब दूसरे टेबल पर था तो तुरंत ही उसे बुलाया तो वह दाजू कहकर हाजिर हो गया। मदन इधर जाओ, इधर आओ। आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोर अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। अहम के आगे अपनत्व न टिक सका और वह गुस्सा करने लगे। दाजू चाय लाऊं? चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? ऐसा कहकर मदन को उन्होंने डांट दिया। किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? प्रेस्टीज यानी कि प्रतिष्ठा, किसी की प्रतिष्ठा का भी तुम्हें ख्याल नहीं है? सारा दिन दाजू दाजू कहकर इस तरह पुकारते रहते हो, क्या अच्छा लगता है सबके सामने? इस तरह वह मदन को डांटने लगे। जगदीश बाबू का मुँह क्रोध के कारण तमतमा सा गया। शब्दों पर अधिकार नहीं रहा और मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सके या नहीं, मदन को तो ये प्रेस्टीज का अर्थ समझ में ही नहीं आया। फिर भी उसे आघात लगा कि कुछ तो ऐसा है जो वह नहीं चाहते। यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था। अब मदन को और कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं थी। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी थी। जब जगदीश बाबू ने मदन को सबके सामने डांटा और कहा कि सारा दिन सबके सामने क्या दाजू दाजू कहकर पुकारता रहता है, किसी की प्रेस्टीज का तुझे ख्याल नहीं है? प्रेस्टीज का मतलब तो मदन नहीं जानता था, फिर भी उसे इतना तो समझ में आ ही गया था कि मैं ये दाजू दाजू कहकर उन्हें पुकारता हूँ, वह उन्हें अच्छा नहीं लगता। उसे बहुत ही गहरा आघात लगा। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर की कोठरी में सिसिया कर भर कर रोता रहा। मैनेजर को मदन ने बताया कि मेरा सर दर्द हो रहा है। इस तरह उसने छुट्टी ले ली और अपने कोठरी में जाकर वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। घर और अपने गांव से, अपने स्वजनों से इतने दूर था। जगदीश बाबू ने जब पहली बार उसके साथ अपनेपन का भाव दिखाया तो उसे अच्छा लगा था। फिर अपने भाई की तस्वीर वह जगदीश बाबू में देखता था। फिर आज अचानक जगदीश बाबू का ऐसा व्यवहार देखकर उसे बहुत ही आघात पहुंचा था। वह ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, जैसे आज कोई अच्छी अपनी प्रिय चीज़ उनसे किसी ने छीन ली हो, ऐसा उसे लगता था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोद से, बाबा की बाहों से और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। जगदीश बाबू के ऐसे व्यवहार ने मदन को अकेला बना दिया और आज तक उसे कभी अपनी माँ ईजा यानी कि माँ
अपनी माँ की गोदी से किसी ने खींच लिया हो ऐसा महसूस हुआ। बाबा की बाहों में से, बाबा के हाथों में से किसी ने उसे खींच लिया हो, या दीदी के आंचल में से उसे खींचकर दूर कर दिया हो ऐसा उसे लगा। परंतु भावुकता स्थायी नहीं होती। मन में उठने वाले जो भाव होते हैं वह हमेशा के लिए स्थायी नहीं होते। समय के साथ वह भाव भी बदल जाते हैं। तो यहाँ पर भी वह रोने लगा। रोने पर उसके मन का भार जो था वह हल्का हो गया और फिर वह स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होकर वह अपने आप को संभालने और अब किसी के साथ उसे ऐसा अपनापन नहीं दिखाना, यह बात उसने मन में तय कर ली। रो लेने पर अंतर की उमड़ती हुई वेदना की आँखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होता है। एक बार अपने मन में उठी हुई भावनाओं को बाहर निकाल देने पर, चाहे वह किसी भी तरह, किसी के आगे वह बात बताकर या रोकर, कैसे भी या क्रोध करके, कैसे भी ये भावनाओं को एक बार बाहर निकाल देने पर फिर जो निर्णय लेता है व्यक्ति वह विवेकपूर्ण होता है। बहुत सोच समझकर वह निर्णय करता है। मदन पूर्ववत काम करने लगा। पहले की तरह वह काम करने लगा। अब उसने मन में तय कर लिया था कि मुझे किसी के सामने कुछ कहना नहीं है, किसी को अपना बनाना नहीं है या मानना भी नहीं है। पहले की तरह वह सबके साथ सबके साथ व्यवहार करता रहा। लोग काफ़े में आने वाले सब लोग उसे बाय कहकर बुलाते थे तो वह उसी तरह ग्राहकों की जिस तरह ग्राहकों के साथ बर्ताव करना चाहिए उसी तरह वह सबके साथ बर्ताव करने लगा। मदन पूर्ववत काम करने लगा, स्वस्थ हो गया। दूसरे दिन कैफ़े जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। दूसरे दिन जब जगदीश बाबू काफ़े में जा रहे थे तो उनका बचपन का जो दोस्त था हेमंत, उससे उनकी भेंट हो गई। दोनों सहपाठी मिले तो साथ में पढ़ने वाले सहपाठी, तो दोनों काफ़े में चाय पीने के बहाने एक साथ वक्त गुजारने के लिए गए। कैफ़े में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। जब जगदीश बाबू काफ़े में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ जाकर उन्होंने कि मदन उनसे दूर दूर रहता है। मदन वहाँ पर आज दाजू कहकर भी उनके पास नहीं आया, दाजू कहकर पुकारा भी नहीं, और जिस तरह दूसरे ग्राहकों के साथ वह व्यवहार करता था उसी तरह जगदीश बाबू भी जैसे उनके लिए अजनबी हो उसी तरह वह उनके साथ व्यवहार करने लगा। कैफ़े में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर भी मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लाऊ दाजू ऐसा कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा कि 2 चाय 2 आमलेट। आज मदन जिस तरह जब भी जगदीश बाबू काफ़े में आते थे तो उनके पास पहुंच जाता था, दाजू कहकर उन्हें पूछता था कि आपके लिए क्या लाऊं। लेकिन आज जब जगदीश बाबू काफ़े में अपने मित्र के साथ आया तो मदन ने ऐसा कुछ पूछा ही नहीं। दूसरे ग्राहकों की तरह जगदीश बाबू को ही बताना पड़ा कि 2 चाय और 2 आमलेट लेके आओ। ऐसा कहने पर भी तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब दाजू बोलने की बजाय उसने लाया साहब कहकर वह चल दिया। जब जगदीश बाबू ने ऑर्डर दिया कि 2 चाय और 2 आमलेट, तब भी वह उसने दाजू कहकर नहीं पुकारा और अन्य ग्राहकों की तरह उसने साहब कहकर पुकारा और कहा कि लाया साहब, मानो दोनों अपरिचित हो, पहले कभी मिले ही न हो। उसी तरह मदन ने उनके साथ व्यवहार किया। शायद पहाड़िया है जो जगदीश बाबू के साथ उनके मित्र आए थे हेमंत, उन्होंने कहा, अनुमान लगाकर कहा कि वह पहाड़ी प्रदेश का लगता है। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने। जगदीश बाबू ने भी ऐसा उत्तर दे दिया कि हाँ वह पहाड़ी प्रदेश का है, और वार्तालाप का विषय ही उन्होंने बदल दिया कि मदन के बारे में कोई बात न करके कोई और बात पर ही वह चर्चा करने लगे। मदन चाय ले आया था। तब तक मदन दोनों मित्र जब तक बातें करते थे तब तक मदन चाय लेकर आ गया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के?
हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा, जैसे कि एक इस पहाड़ी बच्चे पर एहसान कर रहा हो ऐसे भाव से वह पूछता है हेमंत कि तुम्हारा नाम क्या है। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। फिर जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर झुकी रह गई। उसने अपना नाम मदन नहीं बताया। जब भी हेमंत ने पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा लड़के, तो उसने सभी ग्राहक उसे बाय कहकर पुकारते थे, तो उसने भी हेमंत को भी बाय ऐसा ही नाम बताया कि सब मुझे बाय कहकर पुकारते हैं। अब कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियाँ घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना। जगदीश बाबू भी जब पहली बार काफ़े में आए थे तब भी उन्होंने इसी तरह उसका नाम पूछा था, फिर अपना परिचय दिया था, फिर उसका परिचय लिया, किस पहाड़ी प्रदेश के हो, यह सब जानकारी प्राप्त की और दोनों में आत्मीयता हो गई। लेकिन आज मदन को इतनी गहरी चोट लगी थी कि आज वह ऐसी कोई बात बताना नहीं चाहता था जिससे अपनापन, एक दूसरे के प्रति अपनापन जागृत हो। इसलिए उसने ऐसे ही नाम पूछने पर उसने कहा कि सब मुझे बॉय कहकर पुकारते हैं। राजू, आपने तो कल थोड़ा ही खाया और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। हेमंत ने जब मदन का परिचय लेने की बात की तब मदन को एक एक करके सारी बातें उसे याद आ गई कि किस तरह जगदीश बाबू काफ़े में आए, उसके साथ बातें की और किस तरह एक दिन उसे ठुकरा दिया। ये सारी बातें, सारी चीज़ें उसे याद आ गई। फिर जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। जब जगदीश बाबू ने चाय की प्याली पर से आंख उठाकर मदन की ओर देखा तो उन्हें लगा कि जैसे वह क्रोध से तिलमिला गया हो और अभी मुझ पर टूट पड़ेगा, ज्वालामुखी की तरह वह फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? पहली बार हेमंत ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तब मदन ने अपना नाम नहीं बताया तो हेमंत ने फिर से यही बात पूछी उसे, तो तुम्हारा नाम क्या है? तो बाय कहकर वह सब लोग मुझे बॉय कहते हैं साहब, ऐसा कहकर वहाँ से वह चला गया। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। मन में क्रोध आ गया था कि इस तरह जो धनिक लोग यानी कि पैसे वाले लोग होते हैं वह यहाँ पर काफ़े में आते हैं, जब तक चाहे तब तक हमारे साथ संबंध बनाए रखते हैं और जब उन्हें लगता है कि हमारे कारण उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचती है तो हमें ठुकरा देने में जरा सा भी वह सोच विचार नहीं करती। तो आज मदन ने अब निर्णय कर लिया था कि आज के बाद यानी कि जगदीश बाबू ने उसके साथ जो व्यवहार किया उसके बाद अब किसी के साथ वह अपना संबंध नहीं बनाएगा, किसी के साथ वह अपनत्व की भावना से जुड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर हमने आज देखा कि जगदीश बाबू के वर्तन व्यवहार के कारण एक छोटे से बालक के मन पर कैसी छाप उभर आई, वह कितना डर गया और उसके मन में इन धनिक या पैसे वाले लोगों के लिए कैसा उसके मन में भाव जागृत हुआ। चाहे वह व्यक्ति बड़ा हो या छोटा हो, सबके हृदय में उठने वाली भावनाएं तो समान ही होती है, गरीब हो या अमीर हो, लेकिन हृदय में उठने वाली भावनाओं में कोई फ़र्क नहीं होता। इसलिए कभी भी इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को हमें छोटा मानना चाहिए नहीं और कभी किसी का अपमान भी करना चाहिए नहीं। सबके दिलों में जो भावनाएं उठती है वो समान होती है। ईश्वर ने सबका हृदय बनाया है तो हृदय में उठने वाली भावनाएं भी समान होती है, यह मानकर हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब कुछ शब्दों के अर्थ है जो आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। वेदना यानी कि पीड़ा, अजनबी की खाई दूर होना, अजनबी की खाई दूर होना, अच्छी तरह परिचित होना,
अच्छी तरह परिचित होना। अपनेपन के रंग में रंगना। अपनेपन के रंग में रंगना। बहुत घनिष्ठता हो जाना। घनिष्ठता हो जाना। मुँह तमतमाना। मुँह तमतमाना। क्रोध से चेहरा लाल सा हो जाना। क्रोध से चेहरा लाल सा हो जाना। ज्वालामुखी सा फटना। ज्वालामुखी सा फटना। अत्यंत क्रोध। अत्यंत क्रोध में बोलना। अत्यंत क्रोध में बोलना। अहम घमंड। और प्रेस्टीज यानी कि प्रतिष्ठा। ये सारे शब्द आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। कहानी के आधार पर आपको हेतुलक्षी प्रश्न 10 बनाने हैं और स्वाध्याय की चर्चा अब हम करेंगे कि सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? मसूरी में, शिमला में, दार्जिलिंग में या अल्मोड़ा में? तो सही उत्तर रहेगा इसमें अल्मोड़ा। कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? तो मदन पहाड़ी बॉय या बेयश? तो यहाँ पर सही उत्तर रहेगा बॉय। प्रश्न नंबर 2, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? तो मदन का गांव अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में था। नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? तो बॉय। जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों लगी? तो अपने प्रति उसके अपनत्व पर ही प्रहार किया था। जगदीश बाबू ने उसके अपनेपन पर ही प्रहार किया था, इसलिए उन्हें ज़्यादा चोट लगी, क्योंकि जगदीश बाबू को वह अपना बड़ा भाई दाजू मानता था। अब आपको प्रश्न नंबर 1 और 2 लिखना है और इस कहानी के आधार पर आपको 10 प्रश्न हेतुलक्षी बनाने हैं, जिसमें आप एक शब्द में और एक एक वाक्य में उत्तर दे सके ऐसे प्रश्नों लिखना है। ओके, थैंक यू।